क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीजा लेना होता तो कैसा होता? हिंदी बोलने वाला पंजाबी बोलने वाले को विदेशी कहता तो कैसा होता? आज के प्रोग्रेसिव दुनिया में आपके स्टेट पर दूसरे स्टेट की सेना धावा बोल रही होती तो कैसा होता? ये भारत देश जो अपनी विशाल क्षेत्रफल और कई संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, वो ही नहीं होता तो कैसा होता? चौंकिए मत, अंग्रेजों ने हमें आजाद करने से पहले ऐसी चाल चली थी कि हम छोटी छोटी रियासतों और प्रदेशों में बंटकर रह जाते और आपस में ही लड़ते उलझते रहते, जैसे हम सदियों से लड़ते आ रहे थे। लेकिन भला हो उस एक आदमी का जिसने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधा, जिसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया अर्थात गणतंत्र भारत कहते हैं, जिनकी प्रतिमा आज दुनिया की सबसे विशालतम प्रतिमा है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज हम उनकी बात करेंगे, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका कुलवृक्ष वंशावली विशेषज्ञ अरुण तिवारी और लेकर आ गया हूं कुल गाथा का नया एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज अगर किसी के पास थोड़ी सी दौलत हो जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनता। सोचिए, उस दौर में जब रियासत हुआ करते थे तो रियासत के राजा को सुनाकर मनाकर उनका सारा राजपाट भारत देश में मिला देना क्या आसान काम था? लेकिन 565 देशी रियासतों में से 562 रियासतों को गणतंत्र भारत में शांतिपूर्ण तरीके से जिन्होंने विलय करवा दिया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपनी सूझबूझ और धैर्य से अंग्रेजों की शातिर कूटनीति को नेस्तनाबूद कर दिया, वो थे सरदार पटेल। हैदराबाद के अड़ियल नवाब को सबक सिखाकर उनकी रियासत को भारत में मिलाने वाले, जूनागढ़ और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले व्यक्ति अगर कोई थे तो वो थे असली आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल। अपनी मेहनत से कमाए हुए इंग्लैंड का पास और टिकट अपने बड़े भाई को सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि इससे परिवार के लोगों की खुशी मिलती। लोगों की खुशी के लिए अपना सपना कुर्बान करने का मादा रखने वाले इंसान थे सरदार पटेल। किसानों के ऊपर लगान कम कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़कर 30% से सीधे 6% पर लाने वाले बरदौली सत्याग्रह के असली सरदार थे तो वो थे हमारे प्रेरणा स्रोत सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुलवृक्ष स्पेशल सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंश वृक्ष, यानी कि उनकी फैमिली ट्री, जिसकी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ कुलवृक्ष ऐप या वेबसाइट ही दे सकता है। हालांकि आप भी जान सकते हैं अपना और अपने पूर्वजों का इतिहास, उनके अस्तित्व की कहानी, लिख सकते हैं अपने माँ बाप दादा परदादा की जीवनी, जिसे सहेजेगा आपका साथी कुलवृक्ष, ताकि आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे और आने वाली अनगिनत पीढ़ियां जान सके, पढ़ सकें और महसूस कर सकें अपना गौरवशाली इतिहास। आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुलवृक्ष की वेबसाइट या ऐप का लिंक मिल जाएगा। देर मत कीजिए, जल्दी जाइए और कुलवृक्ष में अपना इतिहास ढूंढिए। अपनी नई फैमिली ट्री भी आप वहां बना सकते हैं, क्योंकि जो आज सहेजा जाएगा वही तो कल में इतिहास कहलाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले महापुरुष सरदार पटेल प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार होने के बाद भी क्यों नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वंशावली, कौन कौन रहे हैं उनके परिवार से, सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में पैदा हुए वल्लभ भाई पटेल के पिताजी का नाम झवेर भाई पटेल और माताजी का नाम लाडबा देवी था। उनका जन्म उनके ननिहाल में हुआ था, जबकि उनका पैतृक गांव करमसद था। उनके माता पिता की 5 संतानें थी। सबसे बड़े थे सोमन भाई पटेल, फिर नरसी भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और काशी भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल चौथे नंबर के बेटे थे। वल्लभ भाई पटेल के सबसे बड़े भाई सोमन भाई पटेल के 3 बेटे हुए, जिनसे 7 नाती पोते हुए। उनमें से एक पोते धीरू भाई पटेल मीडिया के संपर्क में आज भी रहते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के दिन वो वहां पहुंचे थे। वो अपने चचेरे दादा सरदार पटेल के कई किस्से भी सुनाते हैं। सरदार पटेल के दूसरे भाई नरसी भाई पटेल के 2 बेटे और 2 पोतियां हुई। सरदार पटेल के तीसरे भाई विट्ठल भाई पटेल का वंश आगे ही नहीं बढ़ा। सरदार पटेल की 2 संतानें हुई, जिनमें से उनके बेटे दया भाई ने 2 शादियां की, जिससे 4 बच्चे पैदा हुए। दया भाई बाद में राजनीति में भी आए।
उनकी बेटी मणिबेन आजीवन अविवाहित रहीं और अपनी पढ़ाई पूरी होते ही पिता वल्लभ भाई पटेल की आज़ादी की लड़ाई में सहायक बन गई। उन्होंने बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद भी बनी। वल्लभ भाई पटेल के चौथे भाई यानी कि काशी भाई पटेल का कुनबा काफ़ी फैला और उनके परपोते मुकेश भाई पटेल और अमरीश भाई पटेल अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। महान राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल को 1928 के बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल की शादी 16 साल में ही पड़ोस के गना गांव की रहने वाली झबेरवा पटेल से हुई थी। वल्लभ भाई पटेल तब विद्यार्थी थे। उन्होंने नडियाड, बड़ौदा, अहमदाबाद से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने देरी से अर्थात 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। लोगों को लगा कि ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़े पैसे की नौकरी में अपना जीवन गुजार लेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी तकदीर आपके लिए रास्ते चुन कर रखती है, बस आपको चलने भर की देर होती है। सरदार पटेल अर्निंग वाइल लर्निंग के सिद्धांत पर चलते थे, अर्थात कमाओ और पढ़ो। उन्होंने मेहनत करके साथी वकीलों से किताबें उधार मांगकर तैयारी की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण करके बैरिस्टर बन गए। वो अपनी पत्नी के साथ गोधरा शहर में आ गए और वहीं वकालत करने लगे। उनका सपना था कि वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करें, इसलिए प्रैक्टिस से जो भी मेहनताना मिलता उसमें से कुछ रुपए वो अपने सपने के लिए बचाने लगे। इसी बीच उनकी गृहस्थी भी बढ़ती रही। 1903 में उनकी बेटी मणिबेन पटेल का जन्म हुआ और 1905 में बेटे दया भाई पटेल पैदा हुए। उन्होंने इतने रुपए बचा लिए कि वो लंदन जाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके, तो उन्होंने इंग्लैंड के पास के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तब सरदार पटेल अपना नाम विजय पटेल लिखते थे, अर्थात वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल भी अपना नाम विजय पटेल ही लिखते थे और संयोग से उनका भी सपना था कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करें। तब का समाज बहुत ही रूढ़िवादी था और तब ये बात बिल्कुल नीति के खिलाफ होती थी कि बड़ा भाई छोटे भाई के नक्शे कदम पर चले। उनके घर में इस पर काफ़ी मशवरा हुआ और अंत में बड़ा दिल दिखाया वल्लभ भाई पटेल। अपने मेहनत से कमाए हुए सपने को पूरा होने से पहले ही भाई के सपने को अहमियत दे दी और उनके भाई विट्ठल उनकी जगह पर लंदन पढ़ने चले गए। इसके कुछ दिनों बाद ही 1909 में ये पता चला कि सरदार पटेल की पत्नी झबेरवा पटेल कैंसर से पीड़ित है। उनकी पत्नी को बॉम्बे के एक अस्पताल में भर्ती करके इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि तब मेडिकल तकनीक इतनी एडवांस नहीं होती थी। सर्जरी करने के बाद भी झबेरवा पटेल को दुर्भाग्य से बचाया नहीं जा सका। जिस दिन उनकी पत्नी का निधन हुआ तब वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में विपक्ष के एक गवाह की दलीलों की जांच कर रहे थे, जिसको क्रॉस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उन्हें एक शुभचिंतक ने नोट में ये दुखद समाचार लिखकर थमा दिया। कोर्ट में ही सरदार पटेल ने वो नोट पढ़ा और फिर भी केस लड़ते रहे। फैसले का दिन था, पटेल केस जीत गए, लेकिन उनकी पत्नी जिंदगी का जंग हार गई। पटेल ने जीतने के बाद सबको इस घटना के बारे में बताया था। वल्लभ भाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बच्चे तब मुश्किल से 5-6 साल के ही हुए थे। छोटे बच्चों की देखभाल कौन करे? बहुत से लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। तब उनकी उम्र बमुश्किल 34 साल ही थी। लेकिन वल्लभ भाई को अपने ऊपर वज्र जैसा आत्मविश्वास था। उन्होंने अकेले अपने बच्चों की पालन पोषण का जिम्मा उठा लिया, जिसमें उनके परिवार वालों ने भी मदद की। पटेल ने अपनी बैरिस्ट्री का सपना सभी मुश्किलों के बाद भी जीवित रखा और फिर 2 साल बाद 1911 में वो इंग्लैंड के प्रतिष्ठित मिडिल टेम्पल में वकालत की पढ़ाई करने चले गए। 36 महीने के कोर्स को मात्र 30 महीने में पूरा किया और वो भी क्लास में अव्वल रहकर, जबकि उनका कभी भी किसी कॉलेज में पढ़ने का कोई बैकग्राउंड नहीं था। इस तरह का दृढ़ संकल्प रखते थे सरदार पटेल। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के सिवा कुछ नहीं दिखता था, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल को अपने लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं सोचता था। यही कारण था कि जब पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की ताकत किसी में नहीं थी, तब सरदार पटेल आगे आए और उन्होंने भारत के 2/5 यानी लगभग आधे भाग के क्षेत्रफल में बसी देशी रियासतों का विलय करा दिया। इन रियासतों में तब तत्कालीन भारत के 42 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ 80 लाख की आबादी निवास करती थी। इसमें उनको सलाह और सहयोग देने के लिए सिविल अधिकारी वीपी मेनन और आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आगे आए थे।
पटेल पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में कूदे 1917 में, जब उन्होंने आनंद जिले के बोरसद में एक सभा में भाषण दिया और लोगों को गांधी जी के स्वराज आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद वो गांधी जी से मिले और फिर उनके आंदोलनों से जुड़ते चले गए। वो भारतीय कांग्रेस के गुजरात सभा के अध्यक्ष भी बने और फिर 1917 में खेड़ा आंदोलन, फिर 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह, 1924 में बोरसद सत्याग्रह के बाद 1928 में बारदोली सत्याग्रह में वो अग्रणी भूमिका में रहे। सरदार पटेल पर गांधी जी का प्रभाव था और गांधी जी को भी सरदार पटेल की काबिलियत पर भरोसा था। सरदार पटेल में लोगों को अपनी बात मनवाने की बेहतरीन क्षमता थी। जब वो असहयोग आंदोलन से जुड़े तो पश्चिम भारत में काफ़ी लंबी यात्राएं की और करीब 3 लाख सदस्यों को इस आंदोलन से जोड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी फंड के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए, जो तब के समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। जब दांडी नमक सत्याग्रह में पहले पटेल और फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो गुजरात में यह आंदोलन और तेज हो गया। 1930 से 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुए गोलमेज सम्मेलन में जब भारत और ब्रिटेन के बीच बात बन नहीं पाई तो देश में उस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और फिर पूरे देश में आंदोलन होने लगे। दोबारा गांधी जी और पटेल एक साथ यरवड़ा जेल में बंदी हो गए। यहाँ दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ आई, यहाँ तक कि लोग गांधी जी को बड़ा भाई और पटेल को छोटा भाई कहने लगे। जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने, जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। हालांकि दोनों में कई दशकों तक राजनीतिक मसलों पर तकरार चलती रही। रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज़ादी से पहले कांग्रेस कार्य समिति ने प्रधानमंत्री चुनने के लिए यह तय किया था कि आंतरिक चुनावों में दावेदारों में से जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उसे ही देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा। कांग्रेस के 15 प्रदेश स्तर के अध्यक्षों में से 13 वोट सरदार पटेल को मिले और सिर्फ 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला, जबकि गांधी जी का पक्ष ये था कि जवाहरलाल नेहरू को ही कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि वो पटेल को भी पसंद करते थे, लेकिन उन्हें नेहरू जी के आधुनिक विचार बहुत पसंद थे। वो सरदार पटेल की विदेश नीति से सहमति नहीं रखते थे। इस कारण गांधी जी ने सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से इनकार कर दिया। वो अपने वीटो पावर का प्रयोग करके नेहरू जी का पक्ष ले लिया, जिसके चलते वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। सरदार पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में दिन और रात एक कर दिया, लेकिन संपूर्ण कश्मीर को भारत में विलय करने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। हालांकि तब भारतीय सेना पाकिस्तान की मदद कर रहे कबाइलियों को खदेड़ ही चुकी थी कि युद्ध विराम हो गया और कश्मीर के कुछ हिस्से अभी भी पाकिस्तान के पास हैं, जो अब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण बने हुए हैं। सरदार पटेल को 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ा और भारत माता के इस सच्चे सपूत ने अपना शरीर त्याग दिया। आज हम विविध भाषाओं और संस्कृतियों के मिश्रण वाले देश हैं, तो इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी और उनकी फैमिली ट्री का इतिहास। क्या आपको पता है कि अब आप भी अपना और अपने परिवार का इतिहास और फैमिली ट्री बड़ी आसानी से जान सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक में। जी हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कुलवृक्ष के वेबसाइट और ऐप के लिंक पर क्लिक करिए और अभी जानिए अपना गौरवशाली इतिहास। आप वहां अपना फैमिली ट्री भी बना सकते हैं और फैमिली ट्री बनाने का ट्यूटोरियल वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। कुलगाथा ऐसे ही देश विदेश की बड़ी हस्तियों और उनके परिवार का इतिहास आप लोगों के सामने लेकर आता रहेगा। अगर आप किसी हस्ती का इतिहास और उनकी फैमिली ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह के रोचक और ज्ञानपूर्ण कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। कुलगाथा की अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभमस्तु।